हेलो दोस्तों, एमडी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जींद के भगवती हॉस्पिटल। तो आज हम आपकी बात डॉक्टर सुधा शर्मा से करवाएंगे। ये स्पेशलिस्ट थायराइड के लिए, स्पेशलिस्ट तो ये आयुर्वेदिक की हर दवाइयों के लिए, लेकिन स्पेशल आज पर्टिकुलर टॉपिक होगा हमारा थायराइड, कि थायराइड क्यों होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और उनका क्या क्या इलाज होता है आयुर्वेद के थ्रू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा शर्मा और हम क्लिनिक है डॉक्टर भगवत स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक पालिका बाज़ार में है और ये पिछले 70 साल से हैं। हाँ जी। कि यहाँ मेरे जो दादा ससुर थे तब से ये क्लिनिक यहाँ चल रहा है। हाँ जी। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि थायराइड, तो थायराइड एक ग्रंथि है जो हार्मोन सिक्रीट करती है, थायरॉक्सिन। वो हमारे गले के जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसके पास रहती हैं और गले के दोनों तरफ होती हैं, और ये थायरॉक्सिन नामक एक जो हार्मोन है उसको सिक्रीट करता है, जो मेनली हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। और क्योंकि कोई भी हार्मोन जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म से संबंधित रहते हैं, तो इसका भी हमारे डाइजेशन से, पाचन से, जब पाचन हमारा अनकंट्रोल्ड होगा तब हमें थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। और जैसा कि है कि मेटाबॉलिज्म जब हमारा अच्छा रहता है तो वो हमारे शरीर को एनर्जी और स्ट्रेंथ देता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें थायराइड जैसी प्रॉब्लम आती हैं। थायराइड दो प्रकार का है, एक हाइपोथायराइड और दूसरा है हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड जिसमें वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके लक्षण अलग हैं, और हाइपरथायराइड के लक्षण अलग हैं, जिनको एक हम आम भाषा में समझाने के लिए कर सकते हैं कि जिसमें वज़न बढ़ेगा। नंबर 2, सूजन महसूस होगी, पेशेंट कहेगा जी मुझे फेस पे सूजन लगती है। भूख कम लगेगी, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, जी कच्चा रहेगा। नाड़ी जो है उसकी मंद रहेगी, वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि जैसे उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वीकनेस। हृदय की गति, जो हार्ट रेट है वो उसका कम रहेगा। आवाज़ उसकी जो है वो ड्राई जैसे रहेगी, उसको लगेगा कि मेरा गला सूख रहा है। गला बैठा बैठा महसूस होगा, भारीपन सा। शरीर का जो तापमान है वो कम होगा, और क्योंकि तापमान कम है तो ठंड ज़्यादा महसूस होगी, उसको गर्म चीज़ें खाने की इच्छा ज़्यादा होगी। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आम लक्षण हैं। लेकिन स्त्रियों में जो रहता है कि या तो माहवारी बंद हो जाएगी या फिर वो नॉन स्टॉप चलती रहेगी, कि कभी 10 दिन पहले आ गए, 10 दिन तक चलते रहे। तो ये एक मेन लक्षण है जो स्त्रियों में होता है। और स्त्रियों में जो इसका कारण है वो एक स्ट्रेस भी है, कि वो मानसिक दबाव में रहती हैं, और स्त्रियों के यही कारण है। और दूसरा एक रहता है कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी इसमें हाइपोथायराइडिज्म के अंदर देखी गई है। डॉक्टर साहब, एक बात की जाए, जो महिला प्रेग्नेंट होती है अक्सर देखा जाता है उनके अंदर थायराइड नामक रोग लग जाता है, उससे कैसे बच सकती है महिला? उससे बचने के लिए कि जब कोई भी महिला प्रेगनेंसी में होती है तो सबसे पहले उसको लक्षण आते हैं कि उसका जी मिचलाता है, उसका जो खान पान है वो नेचुरल, मतलब वो नॉर्मल नहीं होता। कभी उसको खट्टा खाने की इच्छा होती है, या वक्त बेवक्त जो खाना खाती हैं वो, उसके कारण उनका पाचन संस्थान जो है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण उनको बहुत बार ये रहता है कि वो मानसिक प्रेशर में भी रहती हैं जब प्रेगनेंसी होती है। तो वहाँ से उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो पहले कमज़ोर होता है और फिर उनको थायराइड की डिजीज़ हो जाती है। जी। डॉक्टर साहब, बात की जाए आयुर्वेद की, जी, तो आयुर्वेद का इलाज कुछ महंगा बताया जाता है, जबकि एलोपैथिक इलाज सस्ता बताया जाता है। जी। लोग देसी वैद्य के जब पास जाते हैं जी 5-5 हजार रुपए की 5 पुड़िया बांध देते हैं। जी। आप भी आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करेंगे जी, तो आपका जो इलाज होगा उसका खर्चा लगभग कितना होगा? देखिए थायराइड में ऐसा है कि ये एक ही दोष से संबंधित नहीं है। वो जो पॉलिसी है वो एलोपैथ में हो सकती है कि अगर मेरे पास 10 पेशेंट थायराइड के हैं, हाइपोथायराइडिज्म के हैं, तो उन सभी को मुझे थायरॉक्सिन ही देना है, चाहे वो 25 mcg देना है, चाहे 50 mcg देना है, चाहे 100 mcg देना है। लेकिन आयुर्वेद में प्रकृति बहुत मायने रखती है कि अगर मेरे पास पेशेंट जो है वो मोटा है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, उसका खर्चा भी अलग रहेगा। दूसरा ये है कि अगर पेशेंट पतला है और उसको भी हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको वही दवाई नहीं दी जा सकती जो हमने एक मोटे इंसान को दी है।
तो इसलिए मैं आयुर्वेद में हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक सिंगल कॉस्ट हम एक डिसाइड कर दें कि ये जो ट्रीटमेंट है ये 150 रुपये रोज़ का है या 1000 रुपये रोज़ का, नहीं। अगर आपको मुझे दीपन पाचन के लिए देनी है तो हो सकता है कि मैं 50 रुपये में भी एक दिन की दवाई दे दूँ, और यदि हमें ये लगता है कि नहीं प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हो सकता है कि 150 रुपये की भी दवाई देनी पड़े। तो ये मैटर नहीं, मतलब कॉस्ट जो है वो मैटर करती है आपके लक्षणों के आधार पर कि आपके लक्षण कितने हैं, और लाक्षणिक चिकित्सा ही आपका रेट जो है या कॉस्ट जो है उसको डिसाइड करती है। बात की जाए थायराइड के इलाज की, जी, तो कितने दिनों में संभव है? थायराइड का इलाज अगर आपको आज डिटेक्ट हुआ कि मुझे थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है और उसका आपने अभी तक थायरॉक्सिन या कोई भी हार्मोन बाहर से लेना शुरू नहीं किया, तो उसका ट्रीटमेंट 60 दिन से 90 दिन में पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यदि आप हैं कि आप 100 mcg खा रहे हैं तो उसको एकदम से हम कम नहीं करते हैं। उसको कम करेंगे कि पहले महीने में वो जो दवाई है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, जैसे हम पाचन से शुरू करते हैं दीपन पाचन से, तो उसके साथ चलेगी। नेक्स्ट मंथ जो है TSH कराया जाएगा। यदि वो आपका स्टेबल है तो फिर उसकी जो डोज़ है उसको 50, 75, 25 ऐसे करके लगभग उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट जो है या कितने दिन चलेगा वो आपका शरीर का जो बैलेंस है वो बनाएगा कि हमें जो ट्रीटमेंट है 3 महीने का रहेगा, 6 महीने का या 1 साल का। आमतौर पर घर पर रहकर हम थायराइड से बचाव किस प्रकार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड के लिए सबसे पहले हमें अपने पाचन को सुधारना। उसमें सबसे पहले हमें जो मोस्टली जो लोग हैं उनको गैस्ट्राइटिस की समस्या होती है। पहले वो एक कैप्सूल खाता है खाली पेट के लिए, चाहे वो पेंटाप्रोजोल है, चाहे वो एसिलॉक है, रेंटिडीन, जो भी खा रहे हैं, पहले वो एक टैबलेट से शुरू होता है और धीरे धीरे वो उसके भोजन का एक हिस्सा बन जाता है, या हम करें कि उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाता है। उसमें सबसे बड़ा कारण जो रहता है कि लेक ऑफ एक्सरसाइज, कि हम लोग खाते हैं, खाना शायद पहले ज़माने से ज़्यादा खाते हैं, टाइमिंग्स जो हैं हर 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद खाते हैं। आयुर्वेद में वर्णित है कि एक बार खाना खाने के बाद 6 घंटे हमें कुछ नहीं खाना है, लेकिन हम 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं, 10 बजे जूस पी रहे हैं, 2 बजे फिर भोजन कर रहे हैं, 4 बजे फिर कुछ ले रहे हैं, रात को फिर ले रहे हैं और रात को फिर दूध पी रहे हैं। बीमारियों को हम खुद बुलावा देते तो हैं। बीमारियां जो हैं जब तक वो पचेगा नहीं और हम उसको बार बार भोजन करते रहेंगे तो वहाँ एक तरह से एक आम विष की उत्पत्ति हमारे शरीर में होने लग जाती है, जो हमारे सभी ग्लैंड्स को प्रभावित करती है। आयुर्वेदिक इलाज डॉक्टर साहब वैसे स्लो होता है, लेकिन सुना है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो भले ही होता है लेकिन इफ़ेक्टिव इतना होता है कि शायद दोबारा वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होती। नहीं, आयुर्वेदिक इलाज स्लो भी नहीं होता है। आयुर्वेदिक इलाज आपने जितने समय तक एक विष को अपने अंदर लिया है, चाहे वो एंटीबायोटिक के फॉर्म में लिया है या किसी भी केमिकल के रूप में जो लिया है, जब तक वो आपके शरीर में से बाहर पूरी तरह विष नहीं निकल जाएगा तब तक वो आपको स्लो लगता है। क्योंकि जो मेडिसिन है, क्योंकि वहाँ एक पंचकर्म चिकित्सा है कि अगर हम, जैसे एक पेशेंट आया, वो नहीं चाहता कि ट्रीटमेंट लंबा हो, तो उसका हम शोधन करते हैं। शोधन में पहले वमन देंगे, तो वमन से क्या है कि हमारे 50% जो टॉक्सिन्स हैं वो आउट हो जाएंगे। आयुर्वेदिक माध्यम से हम कौन कौन सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? आयुर्वेद के माध्यम से हम सभी रोगों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक वैद्य को अपने पेशेंट की प्रकृति और उसकी विकृति, पथ्य और अपथ्य, इसके लिए अपने पेशेंट को कन्विंस करना सबसे ज़रूरी है। चाहे वो बुखार है और चाहे वो कैंसर है, कोई भी डिजीज़ है, वो आयुर्वेद के माध्यम से पूरी तरह से स्वस्थ की जा सकती है, ठीक की जा सकती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे थायराइड नॉर्मली घर पे अगर हम उपचार करना चाहें तो हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए और क्या क्या घरेलू उपाय करने चाहिए? जी, हमें खाने में सेंधा, क्योंकि सभी कहते हैं कि आयोडाइज की कमी के कारण हमें जो है थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमें सेंधे नमक का प्रयोग अपने व्यवहार में अवश्य करना चाहिए। रात में हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। दूसरा है कि पहले एक नियम होता था कि रात को पान खाया जाता था, अब शायद से वो हमारे जीवनचर्या में नहीं रहा है। हाँ,
तो हमें, अगर हम हफ्ते में या 15 दिन में एक बार पान का सेवन करें, तांबुल सेवन करें, तो भी हम हाइपोथायराइडिज्म से बच सकते हैं। शीत ऋतु में अंजीर का सेवन करना चाहिए, जबकि हमें लगता है कि आम आदमी जो है कभी भी अंजीर खाना शुरू कर देते हैं। तो शीत ऋतु जो है वो स्पेशली अंजीर के लिए है। और ग्रीष्म ऋतु में जो अभी चल रही है, जेठ और आषाढ़ के जो महीने 2 आएंगे, इनमें हमें घृत प्रयोग करना चाहिए तेल की जगह पे। और प्रतिदिन अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो इन 2 महीनों में तेल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उष्ण है, शरीर की उष्णता बढ़ती है, जलवायु में उष्णता रहती है। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है कि ऋतुचर्या, दिनचर्या, तो इन दोनों का जो समावेश है वो हमें रोगों से मुक्ति दिला सकता है। कोई स्पेशल सब्जी या कुछ फ्रूट वगैरह ऐसा जो थायराइड होने पे नहीं खाना चाहिए? कोई भी भारी सब्जियां, जैसे अरबी की सब्जी है, आलू है, उसको बॉइल्ड करके खाया जाए। कोई भी तली फ्राइड सब्जियां जो हम खाते हैं, मैदे का सेवन है वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो नहीं पीने चाहिए। अगर आप घर पे हैं तो शिकंजी का सेवन ज़्यादा करें उसके लिए। तो यही है, दही का सेवन कम करें, क्योंकि जेठ और आषाढ़ का महीना जो होता है उसमें दही का सेवन निषिद्ध है। उसमें लस्सी का सेवन किया जा सकता है, या दूध की कच्ची लस्सी का सेवन किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए डॉक्टर साहब से फिर मिलेंगे हम। तो इसी के तरह आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं MD व्लॉग्स के लिए ममता।